त्योहारों के मौके पर आधी आबादी को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 200 रुपये की भारी कटौती। 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन। कैबिनेट की बैठक में फैसला। कैबिनेट के फैसले के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब मिलेगी 400 रुपये की राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले को बताया परिवारों के लिए खुशियां बढ़ाने वाला दिन। सरकार के इस कदम का चौतरफा स्वागत, विशेष रूप से महिलाओं में खुशी की लहर। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार से उठा पर्दा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन का किया शुभारंभ। कहा, इथेनॉल से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएंगे क्रांतिकारी बदलाव। कीनिया के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह ने की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समेत दूसरे मुद्दों पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच करेंगे उत्प्रेरक का काम। चीन के कथित 2023 मानक मानचित्र पर भारत ने दर्ज कराया कड़ा ऐतराज। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के हिस्से पर दावे को लेकर कूटनीतिक रास्ते के जरिए चीन के सामने दर्ज कराया गया विरोध। ऐसे कदम से सीमा से जुड़े सवालों को हल करने में आएगी दिक्कत। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उनके महत्वपूर्ण योगदान को किया याद। कहा, खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव मदद जारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कैबिनेट की बैठक में त्योहारों के मौके पर आधी आबादी को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपये की राहत दी गई है। वहीं 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब मिलेगी 400 रुपये की राहत। सरकार के इस कदम का देश भर में स्वागत हो रहा है। और रक्षाबंधन के त्योहार पर देश की आधी आबादी को मिली सस्ते गैस सिलेंडर की सौगात। मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को 200 रुपये सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख और बहनों को नए मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए जाने की घोषणा की गई। LPG के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्यौहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। कोविड काल के दौरान विश्व भर में गैस के दाम में 3 गुना वृद्धि के बावजूद भारत सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को गति भी दी। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि 2014 में देश में मात्र 14.5 करोड़ परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, लेकिन अब देश में कुल 33 करोड़ परिवारों के पास गैस कनेक्शन है, जिनमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल हैं। 75 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगा। इस योजना पर वित्त वर्ष 2023-2024 में सरकार 7,680 करोड़ का खर्च वहन कर रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर की राहत 400 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे।
जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। साल 2014 के बाद देश में महिलाओं के लिए जीवन बेहतर बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। सरकार का प्रयास है कि सभी लाभार्थियों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी का परिणाम है कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 4 करोड़ परिवारों को महिलाओं के स्वामित्व वाले आवास मिले हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपये की ये सिलेंडर पे छूट की है, इससे हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ है और 75 लाख और लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। वेरी गुड गिफ्ट फॉर अस। ऑब्वियसली हम लोगों को, आपको पता ही है, जैसे महीने का एक आपका जो आप प्लान करते हैं तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। जब से मोदी जी हम लोग को सिलेंडर दिए हैं, सारा काम बढ़िया से हो रहा है टाइम से। और अभी तो मोदी जी 400 रुपया कम कर दिए हैं सिलेंडर गैस का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार का प्रयास है कि रसोई घर के खर्च को लेकर महिलाओं की मुश्किलें कम हों और कैबिनेट का ये फैसला इसी दिशा में करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपये कटौती करने के केंद्र सरकार के निर्णय का केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर ये प्रधानमंत्री की देश भर की बहनों को बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय महिलाओं और गरीब परिवारों के हित में है। देश में 33 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है और उसमें से 9.6 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है। लगभग 1/3 इस योजना की लाभार्थी है। समूचे एलपीजी कंज्यूमर की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की हितों को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। 200 रुपया की आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम उठाया है। बहुत ही खुशी की बात है कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में 200 रुपये की छूट देकर एक रक्षाबंधन का तोहफा हमारी बहनों को दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत जिनको 200 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से वैसे ही कंसेशन मिल रहा था, अब तो उनके लिए 400 रुपये हो जाएगा ये आज के 200 रुपये को मिला के। बाकी नॉन उज्ज्वला के लोगों को भी 200 रुपये की छूट मिलने से एक प्रकार से पूरे देश में सभी बहनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को अपनी तरफ से एक उपहार के रूप में गैस सिलेंडर की प्राइस, जो बहनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है, उसमें 200 रुपये की राहत देने की घोषणा की है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को एक बहुत बड़ा उपहार ये दिया है कि जो 200 रुपये, और उज्ज्वला में ऑलरेडी पहले से उसमें जो सपोर्ट गवर्नमेंट करती है, उसके अलावा ये 200 कुल मिलाकर के जो सामान्य मानवी है उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मोदी जी का अभिनंदन है इस दृष्टि से कि रक्षाबंधन और ओणम के पर्व के अवसर पर उन्होंने जो बहनों को उपहार दिया। हम इसका स्वागत करते हैं
और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ओणम का त्यौहार है और कल रक्षाबंधन है। देश में 2014 में 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस थे, आज वो 14 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ हो गए हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैबिनेट में ये निर्णय लिया तो इसका स्वागत हुआ है देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपये का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है। देश भर में कल महिलाओं ने राखी पूर्णिमा के संदर्भ में बहुत बड़ा फेस्टिवल देश भर में मनाते हैं। इस संदर्भ में देश में हमारा बहनों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये कम करना बहुत खुशी की बात है। देश के महिला पूरा आज खुशी मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के महिलाओं से तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी करने के केंद्र सरकार के फैसले का राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है एलपीजी गैस की कीमतों में जो कमी की गई है उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्यौहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी। उनको भी शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि राखी के पवित्र अवसर पर हमारी बहनों को एक सौगात उन्होंने दी है। गैस सिलेंडर में 200 रुपया सब्सिडी देकर उसका भाव 200 रुपये से कम किया गया है और उज्ज्वला की हमारी गैस यूज करने वाली बहनें हैं उनको 400 रुपये सब्सिडी मिलेगी। तो एक प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने राखी की एक बहुत अच्छी सौगात हमारी बहनों को दी है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर से वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। एलपीजी के दाम में कटौती का महाराष्ट्र की महिलाओं ने भी स्वागत किया है। उन्होंने इसे त्योहार के समय केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समस्त महिलाओं को जो एक अपनी बहनों को
बहुत बड़ा उपहार आज घोषित किया है, जो है कि एलपीजी गैस की कीमतों में उन्होंने बहुत सारी रियायत दी है। केंद्र सरकार ने जो आज निर्णय लिया है कि गैस के रेट कम किए है, उसकी वजह से हम सभी महिलाएं सुखी है, समाधानी है। केंद्र सरकार ने गैस के दर कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम गृहिणी स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने हमको रक्षाबंधन पे यह भाई के जैसे रक्षाबंधन को भाई कुछ न कुछ देता है, उसी प्रकार मोदी जी ने भी हमें गैस का सिलेंडर कम 200 रुपये कम करने से हमें बहुत राहत मिली। हम लोगों को गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम हुए, इसलिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे 200 रुपये बच रहे हैं, 1000 रुपये के अंदर हमको सिलेंडर मिल जाएगा। इसलिए हम केंद्र सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे, मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमको राखी के पहले इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि 200 रुपये कम की उन्होंने गैस सिलेंडर पे। केंद्र सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मोदी सरकार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कैबिनेट की बैठक के विषय में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को नए भारत की पहचान बताते हुए इसे स्पेस सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। कैबिनेट में इस सफलता से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और अन्य लोगों की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही 23 अगस्त जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी, इस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को अहम बताया है। साथ ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के सफल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और आइए अब बात करते हैं आत्मनिर्भर होते नए भारत की। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसकी ऊर्जा खपत एथेनॉल के द्वारा पूरी होगी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण हितैषी ईंधन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में विश्व की पहली BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। टोयोटा कंपनी द्वारा निर्मित ये कार इलेक्ट्रिक और एथेनॉल पर दौड़ेगी। अभी विश्व में अमेरिका, चीन, ब्राजील और थाईलैंड जैसे कुछ चुनिंदा देश ही हैं जहां एथेनॉल संचालित वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत निरंतर हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रहा है, जो किफायती होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। 2030 तक सौर ऊर्जा के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता कम करें और बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इथेनॉल का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 100% इथेनॉल व्हीकल में यूज़ हो। और आज टोयोटा ने ये जो गाड़ी लाई है, ये 100% तक जा सकती है फ्लेक्स इंजन में। इनके पहले मैं बजाज, TVS और हीरो के पीछे लगा, मोटरसाइकिल तैयार की, ऑटो रिक्शा तैयार की। पूना में आपने इंडियन ऑयल ने 3 पंप शुरू किए, प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। अभी आज के इस गाड़ी के बाद हमारे वैद्य साहब को और पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सबको अब इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए आप जरूर आदेश दीजिए। एथेनॉल, जिसे खाद्य पदार्थों से लेकर गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, बांस और यहां तक कि पराली से भी तैयार किया जाता है। ये भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देगा और साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट लाएगा। देश के किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने के साथ साथ अब एथेनॉल का उत्पादन कर अपनी आमदनी में चौगुना बढ़ोतरी कर सकेंगे। All these efforts that are being made today, I think, contribute to that, including advancing the technology and the science to make urban transport much more efficient. And I must say with humility, we have a long journey to go ahead.
but these are small but significant steps being taken. आंकड़ों पर नजर डालें तो हम प्रतिवर्ष 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं, जो भारत में 40% प्रदूषण का कारण भी है। एविएशन फ्यूल में भी अब बायोफ्यूल के उपयोग की बात की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब हम बायोफ्यूल के उपयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही एथेनॉल बेस्ड फ्यूल से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। विदेशों से आयात होने वाले फॉसिल फ्यूल में भारी गिरावट भी आएगी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। चीन के कथित मानक मानचित्र 2023 पर भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीन के कथित मानक मानचित्र 2023 पर भारत ने कूटनीतिक रास्तों के जरिए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि इस कथित मानचित्र में चीन ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इन दावों का खंडन करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। चीन के ऐसे कदम सीमा के सवालों को हल करने को और पेचीदा बनाते हैं। दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह में सल्फर की पुष्टि हुई है। चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अंश का भी पता चला है। इसरो ने ताज़ा जानकारी देते हुए कहा कि चांद पर हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। केनिया के रक्षा मंत्री ने अपने भारत दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच उत्प्रेरक का काम करेंगे। केनिया के रक्षा मंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई भी दी। भारत के दौरे पर आए केनिया के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में अपने समकक्ष राजनाथ सिंह से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध काफ़ी बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और केनिया के बीच रक्षा के अलावा शिक्षा, व्यापार समेत अन्य क्षेत्रों में भी संबंध मजबूत हुए हैं। We will find a lot of common ground to work together to take our partnership forward. Excellency, India has prioritized engagement with African nations. Our Prime Minister has written to all G20 member countries to include African Union in G20 membership in the upcoming Leaders Summit under India's presidency. Specifically, in the field of defense, initiatives like the India-Africa Defense Dialogue, India-Africa Army Chiefs Conclave, and India-Africa Field Training Exercises, FNDEX, show our resolve to deepen ties with Africa. राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों देशों ने 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में मिलकर काम किया था। साथ ही उन्होंने 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारतीय उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए कीनिया का आभार व्यक्त किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव पद के लिए कीनिया का समर्थन किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। India and Kenya, in particular, have always enjoyed close and friendly relations. Our collaborations in trade, economy, education, health, and people-to-people contacts have grown from strength to strength. I am happy to note that both our countries worked closely in the UN Security Council in 2021-22 as non-permanent members, and we thank Kenya for their support to the Indian candidature for the 2028-29 term also.
उधर कीनिया ने भी भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। कीनिया के रक्षा मंत्री अदन बियर डुले ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2017 की कीनिया यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। डुले ने उम्मीद जताई कि उनकी इस यात्रा से भारत और कीनिया के बीच संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को बड़ी उपलब्धि बताया। On the onset, I want to congratulate India for the soft landing of Chandrayaan 3 near the lunar Earth. I'm happy that India has become the 4th country globally and has joined the nations that have achieved that milestone. Congratulations. इससे पहले डुले ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बैठक से पहले कीनिया के रक्षा मंत्री अदन बियर डुले को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विशाल बेरेस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के लिए कुल 62 पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात का उत्साह देखते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, जो परिश्रम का परिणाम है। पीयूष गोयल ने कहा कि G20 की बैठक विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। A long hiatus of about 300, 290, 320 billion dollars of exports, almost for a decade. India broke the ceiling and was able to cross $450 billion in merchandise exports in the year 22-23. And I compliment all of you for your hard work and for this singular achievement. स्कूलों में पढ़ रहे किशोरों में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से NCERT और यूनेस्को ने एक कॉमिक बुक तैयार की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में चलो आगे बढ़ें नाम के इस कॉमिक बुक को लॉन्च किया। 11 थीम पर आधारित इस कॉमिक बुक का उद्देश्य स्कूली बच्चों का ज्ञानवर्धन करना, उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना और जीवन कौशल बढ़ाना है, ताकि उनमें स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। 11 भाषाओं में तैयार कॉमिक बुक का वितरण देश भर के शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाएगा। बच्चों की स्वास्थ्य जागरूकता बढ़े, हेल्थ के बारे में, पर्यावरण के बारे में उनकी जागरूकता बढ़े, इसलिए ये कॉमिक बुक की रचना किया गया है। विशेष करके बच्चों की उम्र जब बढ़ती है, जब वो एडोलेसेंट होते हैं, किशोर होते हैं, उस समय में उनकी बहुत सारे जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। वो जिज्ञासा स्वास्थ्य संबंधित होती है। अपना गले का आवाज़ क्यों बढ़ा, बदला क्यों, ये सारा विषय आता है। उसी संबंध में एक रोचक तरीके से ये किताब को बनाया गया है। इस बार बजट में भी डिजिटल लाइब्रेरी की कल्पना किया गया, उसी में से भी कॉमिक और स्टोरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने, ये भी एक प्रायोरिटी का विषय है। अभी देश की वैज्ञानिक उपलब्धि चंद्रयान को भी स्टोरी में लाया जाएगा। और आइए अब देखते हैं G20 से जुड़ी हुई खबरें। बेंगलुरु में G20 एक स्वास्थ्य चुनौतियां और अवसर पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान विभाग और शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां पर यह कार्यशाला 29 से 31 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संबंधित मंत्रालय से जुड़े तमाम विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दौरान उद्घाटन संबोधन में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि G20 देश भारत की अध्यक्षता के तहत पूरी दुनिया में शिक्षा, नवाचार और नीतिगत परिवर्तन के जरिए सतत जीवन शैली बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। In India, the Honorable Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council has recommended a One Health mission to coordinate
support and integrate existing One Health activities. The One Health approach aligns perfectly with our nation's values of harmony, balance, and interconnectedness. Through research, education, and policy initiatives, we aim to strike a balance between developmental and ecological preservation by safeguarding our environment and promoting responsible practices in agriculture, livestock, wildlife management. We can mitigate aerial disease outbreaks and promote the well-being of all living beings. बेंगलुरु में G20 एक स्वास्थ्य चुनौतियां और अवसर पर तकनीकी कार्यशाला के दौरान ICAR सचिव एवं महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक से डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की। ICAR सचिव एवं महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि एक स्वास्थ्य की परिकल्पना भारतीय संस्कृति की जड़ों में है। सर, बहुत दिलचस्प ये टॉपिक है, वन हेल्थ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या अहम मुद्दे होंगे इस बैठक के दौरान, क्योंकि यहाँ पर हम न केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं बल्कि उनके साथ तमाम जीव जंतु, पशु हो या फिर प्लांट्स हो, तो ये किस तरह का डेलिब्रेशन होगा? बहुत धन्यवाद। जैसे हम सब जानते हैं कि G20 का प्रेसिडेंसी भारत के लिए एक बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है, और भारत ने G20 का प्रेसिडेंसी के दौरान पूरे विश्व को एक नए लीडरशिप, एक नई नेतृत्व जो कि प्रदान की है। हमारी जो ओवरऑल थीम है जो वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम कहते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसमें वन हेल्थ भी जुड़ा हुआ है। भारत के लिए ये आज की नई बात नहीं है। भारत तो पूरे विश्व का स्वास्थ्य का, शांति का कामना शुरू से, जब से हमारा सभ्यता शुरू हुआ है तब से हम करते आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि हम वन हेल्थ का जो टेक्निकल वर्कशॉप है ये हम इस पर कर रहे हैं कि भारत जो है कि इस वन हेल्थ के ऊपर काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, चाहे वो लाइफ स्टॉक हेल्थ हो, जानवर का हेल्थ हो, चाहे वो मिट्टी का हेल्थ हो, पानी का हो, चाहे जलवायु के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, माइक्रोबियल के ऊपर बात कर रहे हैं, और ह्यूमन हेल्थ का बात तो हम कर ही रहे हैं। तो हमारा जो भी आज तक रिसर्च और डेवलपमेंट में अनुभव रहा है ये हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे, और बाकी देशों से भी हम जानना चाहेंगे कि उनके देशों में किस तरीके से ये जो वन हेल्थ का प्रोग्राम है या बाकी हेल्थ इश्यूज को किस तरीके से वो वहाँ एड्रेस करते हैं। भारत इस साल G20 और विश्व सुंदरी जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने जा रहा है। इस बारे में इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही सिनी शेट्टी ने हमारी संवाददाता रजनी सेन से खास बात की। भारत इस साल मिस वर्ल्ड, G20 समेत कई बड़े इवेंट्स की मेज़बानी करने जा रहा है, और इस वक्त हमारे साथ हैं मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी, जो उस युवा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो युवा पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। सिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी इंडिया और डीडी न्यूज़ पर। G20 की मेज़बानी की अगर बात करें, भारत इसकी मेज़बानी करने जा रहा है, आप कैसे देखती हैं इसे? G20 summits are really important and really grateful for Mr. Narendra Modi, our Prime Minister, for taking such a great initiative, and the fact that major events जो हमने last year देखे हैं, जैसे Dior फैशन शो हुआ, NMACC का ओपन हुआ, आर्ट कल्चर को लेके हमने जो ट्रिब्यूट दिया है, और अब मिस वर्ल्ड हो रहा है यहाँ पर, तो आई थिंक दिस इज़ ओपनिंग डोर्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सी व्हाट इंडिया इज़ and what it is one of the largest economies, one of the top 10 largest economies, and I think this is a great bloom for us when it comes to tourism, when it comes to any other industry. अभी चंद्रयान जब भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा, उसमें हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका रही है, उसे आप किस तरह देखती हैं? The fact that I actually remember a portrait coming out for all the women who have been an important part of Chandrayaan as a program, and my heart swells with pride that not only Indian industry is blooming in such a way where everyone is given an equal importance, and they're taking our names not only to an international level but to a moon today. नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, और अपनी जिन्होंने टीम स्पिरिट दिखाई उससे दिल भी जीता है, तो जो भारतीय युवा है, हम इंडियन यूथ की बात करें, उसमें अच्छा क्या खास है जो दुनिया का दिल वो तेज़ी से जीत रहा है? आई थिंक द वैल्यूज़ एंड द कल्चर दैट वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड द इंडियन ऑथेंटिसिटी ऑफ कीपिंग यू हम्बल एज वेल एज बीइंग एस्पायरिंग टू अचीव अ लॉट मोर इन योर लाइफ इज समथिंग दैट टेक्स यू अहेड इन लाइफ। और कश्मीर आप हो गया हैं, कैसा वो अनुभव था? I think Kashmir has to be one of my most favorite tourist destinations in India. Such a beautiful, picturesque place. We went to the Dal Lake, we saw tulip gardens. The best part about my entire trip was that
I have been to Jammu and Kashmir a lot of time. आर्ट एंड कल्चर से भी, भारत की परंपराओं से भी आप बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं और शास्त्रीय नृत्यों से भी जुड़ी हुई हैं। जब ऐसे बड़े मंच आते हैं तो एक मौका हमारे पास भी होता है पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से, अपनी कला से अवगत कराने का। I have been a Bharatanatyam dancer for the longest time. I have been dancing since the age of 4, and I'm not only dancing but also learning and grasping about the culture and the nitty-gritties of why Bharatanatyam is such a profound ancient classical dancing. जैसे मुझे पानी पीना है तो मैं बताऊंगी ये पानी है और मुझे पीना है. So there's so much expression when it comes to it. So it's silent talking. राजधानी दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके चलते दिल्ली के कई इलाकों को सजाया जा रहा है, जिनमें से परेड रोड भी एक है। यहां सड़कों को जगमगाती रोशनी और G20 के पोस्टर्स से सजाया गया है। G20 की दिल्ली में होने वाली मीटिंग को लेकर जहां एक तरफ देश की राजधानी को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड की मदद के साथ सुरक्षा को और कड़ा करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। गुजरात सरकार ने पंचायत, नगरपालिका और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है। गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने बताया कि झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। INDIA नाम से बने गठबंधन में आए दिन दरार साफ नजर आती है। ताज़ा मामला इसके संयोजक पद को लेकर है, जिस पर पार्टियों के भीतर असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में बुधवार को होगी, लेकिन संयोजक पद के लिए खींचतान शुरू हो गई है। बैठक से पहले कांग्रेस ने छोटे मन वालों को गठबंधन से हटाने की बात कहकर कई छोटे दलों को साफ संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस को विपक्ष की धुरी बताते हुए कहा कि कांग्रेस का आधार कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में जिसका छोटा मन और बड़ी महत्वाकांक्षा है उसको हटाना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम और झंडे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ये बयान देकर बड़ी छलांग लगाने का मंसूबा पाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सावधान किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस गठबंधन की कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। गठबंधन की बैठक से पहले अलग अलग दलों की आ रही अलग अलग आवाज पर भाजपा ने चुटकी ली है। पद एक और दावेदार अनेक पहला गठबंधन है जो प्रधानमंत्री पद की वैरायटी पेश कर रहा है। जो अपने राज्य से बाहर नेता नहीं है उन सबको देश का नेता बनाने की बात कर रहा है। इस बीच संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाले जाने से नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका लगा है। हालांकि नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं। बैठक से गठबंधन के भीतर पनप रही कलह ने भाजपा को निशाना साधने का एक और मौका सौंप दिया है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, केवल इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे अभी तक। वो अपने अस्तित्व के लिए केवल उनका एक एजेंडा है। तो देश की जनता जानती है कि देश के विकास की बात मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी को हटाने की बात ये कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा के बीच लालू यादव ने गठबंधन के कई संयोजक होने की बात कही थी। माना जा रहा है कि उनका ये बयान नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर विराम लगाने के लिए था। खड़गे का नाम आगे बढ़ाने से यही लगता है कि निशान और प्रधान को लेकर गठबंधन में बहस जारी है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के दलों के बीच आपसी खींचतान बढ़ाकर गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथ में ही रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत दवा के रिसर्च और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए केंद्र सरकार सितंबर में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत फार्मा सेक्टर और दवा के क्षेत्र में शोध और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और दुर्लभ बीमारियों सहित नेग्लेक्टेड बीमारियों, डेंगू, चिकुनगुनिया, TB, मलेरिया जैसी जन स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दवा पर रिसर्च होगी। इसके लिए सरकार अगले 10 साल में 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनेगा। अब भारत फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। कोविड महामारी से सबक लेते हुए और दूसरे देशों के एपीआई पर निर्भरता को खत्म करने और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। फार्मा और दवा क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सितंबर में एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च करेगी। इसके लिए सरकार पहले ही फार्मा रिसर्च पॉलिसी ला चुकी है, जिसकी कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। नई स्कीम के जरिए सरकार फार्मा सेक्टर में रिसर्च एवं इनोवेशन के साथ आत्मनिर्भर बनने और दवाओं के भारत में ही खोज पर जोर रहेगा। इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो अगले 5 साल तक इस स्कीम पर खर्च किया जाएगा। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, अब भारत फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। सरकार ऐसी रिसर्च पॉलिसी लाई है जिसके तहत देश में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। अब भारत पेटेंट का हब बनेगा, भारत में ही दवा पर रिसर्च होगा। भारत जेनेरिक मेडिसिन में तो ग्लोबल लीडर है ही, अब नवाचार में भी ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए स्कीम लॉन्च हो रही है। जो दवाइयां महंगी हैं उन दवाइयों पर रिसर्च हो और भारत में ही बने ताकि वो सस्ती हों। साथ ही दुर्लभ बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी जैसी बीमारियों और ऐसी बीमारियां जिनके इलाज के लिए दवाओं पर रिसर्च नहीं होता लेकिन वो हमारे लिए जन स्वास्थ्य का मुद्दा है, उन दवाओं पर भी रिसर्च होगा और अपने देश में ही दवा बनेगी। इसके लिए पॉलिसी में 3 उपाय किए गए हैं। पहला, इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाएगा। सिंगल विंडो पोर्टल बनेगा ताकि सभी रेगुलेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सकें। दूसरा, फार्मा में रिसर्च करने के लिए बजटीय सहायता दी जाएगी और तीसरा, रिसर्च के लिए एक इकोसिस्टम बनेगा। इस पॉलिसी के जरिए इंडस्ट्री और एकेडमी के लोग आपसी तालमेल से काम करेंगे और एकेडमिक संस्थानों में जो रिसर्च हो रहा है वो जनता को ध्यान में रखकर करेंगे। ये पॉलिसी 10 साल की है। पॉलिसी की देखरेख के लिए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनेगा और 5-5 साल के 2 एक्शन प्लान बनेंगे जो पॉलिसी को आगे ले जाएंगे। रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्टार्टअप, निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता देगी और इसके लिए इंसेंटिव स्कीम लाएगी। निजी क्षेत्र रिसर्च और इनोवेशन कर सकें, इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। सरकार ऐसे 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 700 करोड़ रुपए देगी। निजी क्षेत्र को रिसर्च के लिए 4,250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देश की आवश्यकताओं और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रिसर्च के लिए 6 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पहला, नई दवा बनाने के लिए। दूसरा, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स एवं बायोसिमिलर्स पर। तीसरा, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी। चौथा, मेडिकल डिवाइस और जिसमें AI रोबोटिक का इस्तेमाल होता है। और 5वां, दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर। और छठा, एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए दवा बनाना। सरकार 7 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। ये संस्थान बनेंगे मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, गुवाहाटी और हाजीपुर में। सरकार के इस स्कीम से न केवल देश फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर मुहैया होंगे। फार्मा सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही सरकार PLI स्कीम लाई है। सरकार देश में 3 बल्क ड्रग पार्क और 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बना रही है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों का हब राजस्थान के कोटे में, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के कोटा में आजकल छात्रों की आत्महत्या की खबरों के कारण ये शहर सुर्खियों में है। इसे रोकने के लिए प्रशासन तरह तरह के कदम उठा रहा है। तैयारी करने वाले छात्र इस तरह की खबरों से सहमे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का छोटा सा शहर कोटा पूरे देश में IIT और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी का गढ़ बन चुका है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ बच्चे परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। बच्चों की भारी संख्या के साथ कोटा में कोचिंग का कारोबार भी हजारों करोड़ रुपए में पहुंच चुका है। कोचिंग का हब बन चुका कोटा आजकल फिर से चर्चा में है। पिछले हफ्ते कोटा में 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में इस साल अब तक करीब 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। कोचिंग छात्रों में बढ़ती आत्महत्या के मामलों में सरकार गंभीर हो गई है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शासन सचिव शिक्षा भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी कई कदम उठाने की घोषणा की है। प्रशासन ने स्टूडेंट थाना खोलने का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा है। उसको देखते हुए एक अलार्मिंग सिचुएशन कोटा के लिए बनी है कि वास्तव में ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई कि एकदम से इतने बच्चे बार-बार सुसाइड कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा तुरंत एक आदेश निकाला गया है कि अब आगामी 2 महीने तक
किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट इत्यादि इन बच्चों का नहीं होगा। इस मामले में समाज और शिक्षाविदों की ओर से ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही थी। मेरा मानना है कि एक तो कोटा कोचिंग लगातार बच्चों पे जो प्रेशर कर रही है पढ़ाई का, लगातार जैसे हर संडे एग्जाम होना और इस तरीके से उन पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, बच्चे क्या करते हैं पढ़ते हुए और एकदम जब उनके टेस्ट फेल हो जाते हैं तो मानसिक अवसाद में आ जाते हैं। हमें इन तथ्यों पर जाना होगा। कोटा में आज छोटे बड़े सभी मिलाकर करीब 150 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान हैं। ये नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ छात्र पढ़ते हैं, वो भी सहमे हुए हैं। सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे ड्रॉप लग जाता है, इसी की वजह से डिप्रेशन फिर आने लगता है। अगर डिप्रेशन में अगर कोई साथ नहीं देता, जैसे कि घर वाले अगर सपोर्ट दें, खड़े हों कि कोई नहीं अगले ड्रॉप में कर लेंगे, तो ये सर की ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जैसे पढ़ सको उससे पढ़ लो अपने साथ। मेन मुझे पेरेंट्स उन पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें ये करना ही है, इस साल तुम्हें करना ही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले प्रशासन ने हर कोचिंग संस्थान में साइकोलॉजिस्ट काउंसलर नियुक्त करने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र काफ़ी कम उम्र के होते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कोई मानसिक समस्या है। ऐसे में प्रशासन, कोचिंग सेंटर और माता पिता को भी मिलकर कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार में तरह तरह की राखियां देखने को मिल रही हैं। हाल में सफल हुए चंद्रयान 3 मिशन का भी रंग राखी पर चढ़ चुका है। चंद्रयान 3 की तस्वीरों वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। साथ ही इको फ्रेंडली राखी के तहत गोबर को मुल्तानी मिट्टी से ट्रीट कर राखियां बनाई जा रही हैं। बाजार में आई इन नई और रंग बिरंगी राखियों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। बहनें भाइयों को रक्षा का संकल्प दिलाती हैं। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार में चंद्रयान 3 की सफलता की झलक देखने को मिल रही है। बाजार में ऐसी राखियां आ गई हैं जिस पर चंद्रयान 3 की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वाराणसी में चंद्रयान 3 की तस्वीर वाली राखियों की काफी मांग है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की तस्वीर वाली राखियों के संग डोरेमोन, गणेश व कृष्ण के चित्र वाली 3D राखियां भी इस राखी भाइयों की कलाइयों पर सजेंगी। जहां बहनें अपनी भाई की कलाई पर नई तरह की राखी बांधने को लेकर खुश हैं, वहीं दुकानदार भी देश में बनी इन राखियों की बड़ी मांग को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। मैं अपने भाई के लिए अपने चंद्रयान 3 पे जो राखी आया हुआ है उसी को खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को वहाँ पे पहुँचा, जो चंद्रयान जो पहुँचा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए मैं वही राखी अपने भाई की कलाई बांधना चाहती हूँ, ताकि वो भी गौरवान्वित महसूस करे उसको बांधकर। उसको लगे कि हाँ कि हमारा देश इतना गौरवान्वित हुआ, हम भी उसको गौरवान्वित होना चाहते हैं, उसको बांधकर, उसको चीज़ को दिखाकर। हम लोग हर बार कुछ नया सोचते हैं कि कुछ ऐसा आकर्षण लेके आए जिसको कि हमारी राखियाँ बिकें। तो पिछले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो हम लोग उनके शुरू में उनकी राखियां बनाई और जनता के बीच में लाएं, ताकि उनको राखी वो बांध सकती, तो बहनें कम से कम उनको महसूस तो कर सकती, क्योंकि महिला को उन्होंने काम किया है। इस बार हमारा चंद्रयान लैंड किया हुआ है, पूरा देश गौरवान्वित हुआ, पूरा विश्व ने देखा है, तो हमने एक चंद्रयान राखी निकाली, थोड़ा बहुत माल बनाया, लेकिन देख रहे हैं महिलाएं कि वो काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। हम लोग समझा भी रहे कि देश के गौरव की बात, अपने भाई को बांध के देश पर एक गौरव की बात, एक सोचिए कि मैंने चंद्रयान को राखी भेजी है, तो चांद सबके हैं, इसलिए हमारा ये सफल प्रयोग रहा। रक्षाबंधन के दौरान इस बार एक खास तरह की इको फ्रेंडली राखियां देखने को मिल रही है। ये राखियां गौवंश के संरक्षण का संदेश देती नजर आएंगी। गाय के गोबर को मुल्तानी मिट्टी की मदद से ये इको फ्रेंडली राखी बनाई गई है। इसे सहारनपुर के मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला में बनाया गया है। इसे 10 रुपए की मामूली कीमत पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक तरफ इससे जहां ग्राहकों को सस्ती राखी मिलेगी, वहीं गौशाला के लिए धनराशि भी जमा हो रही है। रक्षाबंधन के त्यौहार को दृष्टिगत हमने राखी बनाने का निर्णय लिया, और ये राखी बिल्कुल नेचुरल राखियां हैं, जिसमें हमने गोबर और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया है, और इसकी कीमत मात्र 10 रुपये है। यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन राखियों का प्रयोग कर सकता है, और चाइनीज़ राखियों के बजाय इन्हीं राखियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो बिल्कुल स्वदेशी हैं। इसके साथ ही हम अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी अनेक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने जो गोवंश दूध उत्पादन नहीं कर रहे थे
उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उन्हें दूध उत्पादन करने क्षमता उनके पैदा की है और करीब 40-45 लीटर दुग्ध उत्पादन भी कर रहे हैं। ये इको फ्रेंडली राखी पर्यावरण के प्रति एक सराहनीय प्रयास है। ऐसे प्रयास एक तरफ हमारे त्योहारों को सादगी से मनाने की प्रेरणा देंगे, वहीं देश के संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हर साल की तरह इस साल भी लोग बाजारों में रक्षाबंधन के लिए राखियां खरीदने निकल रहे हैं। वहीं इस साल कई नई तरह की राखियां भी लोगों में काफ़ी प्रचलित हैं। ऐसे में पुरानी दिल्ली का सदर बाजार राखियों से गुलजार है। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन दिल्ली के सदर बाजार में रौनक लेकर आया है। दुकानें सुंदर मोतियों की चमचमाती राखियों से सजकर तैयार है। लोगों ने राखी की खरीदारी शुरू कर दी है। राखी का मार्केट तो काफ़ी अच्छा है। जैसे राखी हर साल चलते उससे ज़्यादा ही बेटर है और ज़्यादा ही सेल है और इतनी लगी हुई है, ये अधिकतर बिक चुके हैं। जिसमें इस टाइम के चाइनीज़ वगैरह कोई आइटम नहीं, खाली तिरंगा। ये राखी ऐसी है, ये देश के उसके में भी आता है और भाई बहनों के प्यार के लिए भी आता है। बाजार में कार्टून और खिलौने वाली राखियां बच्चों को खूब लुभा रही हैं। जर्किन, मेटल, गोटा चांदी और मोतियों की आकर्षक डिजाइन वाली राखियां सबसे महंगी हैं। बाजार में फोम वाली राखी के साथ साथ चक्र वाली राखी का भी खूब डिमांड है। इस रक्षाबंधन मेक इन इंडिया पर खास जोर दिया गया है। मेड इन इंडिया राखी, इधर बहुत सारी राखी मिलती है और हम चाइनीज राखी अवॉइड कर रहे हैं। अपने भाइयों के लिए मतलब सबके लिए यहाँ से ले सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी राखी मिलती है इधर। वहीं महिलाओं के लिए राखियां भी खूब रंग बिखेर रही हैं। इसमें ब्रेसलेट, जर्किन, घुंघरू, मोती वाली राखियों की भी मांग है। तो ये देखा आपने दिल्ली के सदर बाजार में किस तरह से राखी के मौके पर जो दुकानें हैं वो चमचमाती राखियों से सजकर तैयार हैं। साथ ही यहाँ पर अभी लोगों की भीड़ भी इतनी है कि कदम रखने को जगह नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन प्रज्ञा के साथ मैं पूर्वा, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने खेलों से जुड़ी कुछ नई शुरुआत की। खेल मंत्री ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने वाले किशोर जेना और 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम को भी सम्मानित किया। और आप इस रिपोर्ट को देखते रहें और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों से जुड़ी कुछ नई शुरुआत की। इसमें बहुप्रतीक्षित फिट इंडिया क्विज 2023 की घोषणा शामिल रही। खेल मंत्री ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें देश भर के खेल संघों के बारे में सूचना उपलब्ध रहेगी। आयोजन का मुख्य आकर्षण एक विस्तृत बुकलेट का भी विमोचन रहा। बुकलेट में खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों की आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी गई है। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है। आज भी 2 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए वेब पोर्टल हमने लॉन्च किए हैं और ये डायनामिक हब होगा हमारी इंफॉर्मेशन का और फैसिलिटेट करने के लिए रियल टाइम अपडेट्स करेंगे, इवेंट्स का भी, उपलब्धियों का भी, जानकारियों के लिए भी, पॉलिसीज़ के लिए भी। ये हमारा प्रयास है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी लाए हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस लाए हैं, हम खेलों के क्षेत्र में भी एक के बाद दूसरा वही प्रयोग कर रहे हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे, देश के लिए खेलना चाहते थे और हर बार ओलंपिक्स में तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखने का काम मेजर ध्यानचंद की टीम ने किया है। देश भर में राष्ट्रीय खेल उत्सव ही नहीं मनाते, हम उस महान खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा मेजर ध्यानचंद जी हो, वर्तमान के खिलाड़ी हों, पूर्व के खिलाड़ी हों,
उन सबको ही सम्मानित और याद करने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले किशोर जेना और 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा की। वहीं देश के पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों के योगदान की भी सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन, इन सबका भी योगदान रहता है। लेकिन कुल मिलाकर कोचेस के साथ साथ खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सभी खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के भारत के प्रयासों की झलक दिखाई दी। कई नई पहलों के साथ भारत ने देश में खेल प्रतिभा को तराशने और उनकी खेलों में हिस्सेदारी बढ़ाने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।